कुछ ग्राम स्वराज के बारे में पहले बताऊंगा। मेरा जो ख्याल है वो आपको भी बताना चाहता हूं। सब लोगों के कुछ ख्याल अलग अलग होते हैं। हम सोचते हैं कि ग्राम स्वराज यानी गांव में जो कुछ है उसमें ठीक ठाक कर लेना, सब लोग अपना अपना काम कर लेंगे। ऐसा गांधी जी ने नहीं सोचा था। रियली गांधी जी ने ऐसा सोचा था कि हर एक गांव संपूर्ण प्रजासत्ताक होगा, यानी दिल्ली में जितनी सत्ता है वो सब सत्ता सिर्फ गांव को, हर एक गांव को होगी। यानी हर एक गांव में पार्लियामेंट होगी और हर एक गांव में सुप्रीम कोर्ट भी होगी। वहीं का वहीं सब निकाल हो जाएगा। ऐसा कोई मतलब गांधी जी का था। और एक जगह उसने लिखा है कि मेरी कल्पना का ग्रामवासी जड़ नहीं होगा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप होगा। ये आप समझ लीजिए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप होगा। इसका मतलब क्या है? तो आज जो कुछ गांव है या नर्क जैसे गंदगी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, उसमें कोई चैतन्य स्वरूप नहीं रह सकता ना। तो उसका मतलब था कि सब सुख सुविधा संपूर्णतया गांव में होनी चाहिए, तभी ये सब चैतन्य स्वरूप मनुष्य की कल्पना संभव है। तो गांधी जी ने ये उनका बहुत ब्यौरा नहीं दिया है। उसने खुद भी लिखा है कि मैंने कुछ बहुत लंबी चौड़ी सिस्टमेटिक कल्पना नहीं किया है। सिस्टमेटिक कल्पना करने का उसको टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी हमको यह सिस्टमेटिक कल्पना करना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए और कैसा गांव होना चाहिए। ऐसी कुछ सिस्टमेटिक कल्पना हमको करने का है कि यह ग्राम स्वराज का मतलब गांधी जी का क्या होना चाहिए था और आज की परिस्थिति में क्या हो सकता है। तो मुझे जो कुछ दिखाई पड़ता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसी कुछ गुलाबी कल्पना मेरे दिमाग में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हर एक गांव में सुंदर मकान होंगे, हर एक का घर बहुत सुंदर घर होगा, सुख सुविधा पूर्ण घर होगा। छोटा झोपड़ियां होगी ऐसा नहीं है, पक्के मकान होंगे। आरसीसी के स्लैब भी हो सकते हैं सबके घर पे। और उसमें जीवन की जो कुछ जरूरियात होगी वो तो गांधी जी बोल के गए हैं। सब सुविधा घर के अंदर होगी और अपने घर को कंपाउंड भी होगा। वहां आकाश के नीचे पूरा कुटुंब शाम को बैठ सकते हैं, सब्जी वगैरह उगा सकते हैं अपने कंपाउंड में। ऐसी सब सुविधा हर एक घर में होनी चाहिए। घर इस तरह का होना चाहिए। तो ऐसी घर की कल्पना है। रास्ते बहुत अच्छे होंगे, चौड़े रास्ते होंगे, सीमेंट के रास्ते होंगे हर एक गांव में। समझो कि 3000 की पॉपुलेशन का, 3000 की जनसंख्या वाला कोई गांव है तो कम से कम 600-700 घर होंगे। तो जैसा छोटा छोटा बंगला होता है वैसा ही होगा। हम बंगले के तौर पर नहीं कहते, सादा घर होगा लेकिन सुघड़ होगा, सब सुविधाएं उसमें उपलब्ध होंगी। ऐसे सब घर होंगे, सीमेंट के रास्ते होंगे और उसमें सामूहिक जीवन जीने के लिए जो कुछ सुविधा है, स्कूल चाहिए तो स्कूल होगा, पंचायत का घर होगा जिसमें न्याय के लिए कोई कमरा होगा या कुछ होगा, और एक बड़ा हॉल भी होगा जिसमें गांव के लोग बैठ सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे गांव की सुख के लिए, गांव के विकास के लिए। ये सब चीजें उसमें होगी। तो फिर कुएं होंगे, वाटर सप्लाई होगा, बिजली होगी, तार टेलीफोन होंगे, सब कुछ उसमें होगा। जिसमें मॉडर्न शहर में, आधुनिक शहर की जो कुछ सुख सुविधाएं है, फैसिलिटी है, वो सब गांव में भी होनी चाहिए। तभी तो ये आधुनिक जमाने का ग्राम स्वराज हम कह सकते हैं। शहर में बहुत सी फैसिलिटी है और गांव में कुछ नहीं है तो वो स्वराज नहीं होगा। जितना शहर में है उससे भी ज्यादा गांव में होना चाहिए। शहर में कुछ कम हो सकता है लेकिन गांव में तो सब सुविधापूर्ण होना चाहिए। तो ऐसा गांव, आप बोलेंगे कि ऐसा तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत देखे हैं ऐसे गांव, बहुत देखे हैं कि शहर में से, शहर के कंपैरिजन में गांव में ज्यादा सुविधा है। ऐसे बहुत गांव देखे, लेकिन सब इजराइल में देखे, यहां नहीं। हाँ। और यहां भी ऐसा हो सकता है, ये मेरे दिल में आता है वहां देख के। अगर आपको आंखें बंद करके
पट्टी बांध के आपको यहां से उठा के इजराइल के कोई गांव में फेंक दिया जाए और फिर पट्टी खोल दिया जाए, तो आपको पूछेंगे कि आप यहां किधर आए हैं, आप बताओ। आजू बाजू का सब चित्र देख के आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि ये कुछ स्वर्ग लगता है, ये स्वर्ग में आ गए हम। ऐसे गांव थे, हर एक गांव में स्विमिंग पूल होता है बहुत बड़ा, वहां 4 बजे तक लोग काम करते हैं। नियम ही है कि 4 बजे तक खेत में काम करने का है, और 4 बजे सब काम छोड़ देंगे और घर पे आएंगे और गांव के पूरे लोग, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है, उसमें स्नान करते हैं, मजा करते हैं, बच्चे लोग, स्त्रियां, पुरुष सब उसमें स्नान करते हैं। वो मैंने देखा, मेरी नजर से देखा है ये सब कुछ। फिर वहां जो कुछ सुविधा हम चाहे फिर तो हम दिमाग से निकालेंगे, ऐसा सब कुछ वहां कर सकते हैं। तो यहां हम हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि गांधी जी की जो कल्पना थी कि गांव की सब जरूरियातें गांव में ही पैदा होनी चाहिए, तो इसलिए हमको कपड़ा बनाने का सब उत्पादन केंद्र गांव में ही होना चाहिए। पूनी बनाने से ये घर में कपड़ा के या तो कुछ न कुछ आंशिक प्रोसेस बनती होगी, या इसमें हैंडलूम चलती होगी कोई घर में, तो कोई घर में चरखा चलता होगा, तो कोई घर में पूनी के लिए कुछ, या कोई घर में जिनिंग मशीन चलता होगा। इस तरह से पूरे की पूरी विकेंद्रित व्यवस्था पूरे गांव में एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती होगी। ऐसा गांव का स्वरूप होगा कि जितना भी कपास गांव में होता है उसका सब कपड़ा गांव में ही तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अपनी जरूरियात के जितना पहनने में चाहिए उतना कपड़ा बनेगा, ऐसी कल्पना नहीं है। जितना कपास होता है पूरे गांव में, उसमें से जितना कपड़ा बन सकता है वह सब पूरा का पूरा कपड़ा गांव में बन जाएगा। कपास बिकेगा नहीं, सिर्फ कपड़ा ही बिकेगा। और वहां तक कि हर एक गांव एक्सपोर्टर गांव होगा। इजराइल के बहुत से गांव एक्सपोर्टर गांव है, उसकी ग्राम पंचायत खुद ही एक्सपोर्ट करती है। वहां क्या छोटी छोटी इंडस्ट्री हो सकती है, दूसरा तो क्योंकि बहुत देश छोटा है, कार नहीं बन सकती उधर। हमारे यहाँ तो जो कुछ बनाना चाहे सब कुछ बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहीं देश में से कुछ न कुछ मिल जाता है, कोई चीज इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो हमारी स्थिति उससे कहीं बढ़िया हो सकती है इजराइल से। तो वहां तो क्या, वो छोटे छोटे प्लास्टिक की इंडस्ट्री लग सकती है, तो वो लोग प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगा के कुछ इटाली में, कुछ फ्रांस में ऐसा कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, या कुछ इरिगेशन की इक्विपमेंट्स बनाते हैं छोटे छोटे, जो हाथ से चलता या पावर से चलता है, लेकिन एक फैमिली चला सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योग, या तो कुछ वो लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरे गांव का एक छोटा सा वर्कशॉप बना दिया, उसमें वो 50 आदमी को एम्प्लॉय करके, गांव के ही 50 आदमी को, और अपनी मर्जी से सब आते हैं, और उसमें कुछ फैक्ट्री जैसा वगैरह कुछ नहीं है, बंधन भी नहीं है, टाइम भी अपने अपनी मर्जी का होता है। काम सौंप दिया है कि आपको इतना काम करके चला जाना है, तो जब भी चाहे वो आके इतना काम करके चला जाता है। उस तरह की सब व्यवस्था है, फ्लेक्सिबल होता है। तो कपास में से कापड़ बनाने का हमारे यहाँ हर गांव में होगा। फिर तेल हमको चाहिए, तो तेल का उत्पादन करने का हर गांव में हो सकता है। ये तो मेरा खुद का अनुभव है, मैं तेल मिलें बनाता हूं छोटी छोटी, तो उसमें बहुत से गांव, 500-600 गांव में मेरी तेल मिलें चलती है। मैं वहां जाके देखता हूं तो मुझे बहुत संतोष होता है कि गांव के सब लोग वहां अपना मूंगफली या तिल या सरसों लेके आते हैं, अपना तेल निकलवा के अपने डिब्बे में भर के सील करके वापस चले जाते हैं, साल भर का तेल रख लेते हैं। लेकिन पूरा उत्पादन उसको जितना खेत में होता है उसका सब तेल नहीं निकलवा देते, क्योंकि सरकार की हैरानगति बहुत उसमें आज तक तो थी, अभी लाइसेंस वगैरह निकाल दिया गया। तो तेल के बारे में तो बिल्कुल आसान बात भी है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये की ऑयल मिल होती है, और 1.5 लाख रुपये में से उत्पादन साल भर में 50-50 लाख रुपये का होता है। तो ये बहुत महंगी कैपिटल उसमें बहुत नहीं चाहिए, तो इसलिए वो तो बहुत तुरंत ही संभव है। फिर मैं वो भी बोलूंगा कि ये पैसा कहां से आएगा, ये भी बताने वाला हूं कि ये सब हम चाहे कि हम फैक्ट्रियां करेंगे, वो करेंगे, कपड़े का उत्पादन करेंगे, तो पैसा कहां से आएगा वो भी बताने वाला हूं। लेकिन क्या क्या हो सकता है वो। फिर गांव में कहीं भी गन्ना होता है, तो गन्ने में से गोड़ बनाने का या तो
छोटी सी शुगर फैक्ट्री लगाने का सब काम सिर्फ गांव में ही हो जाएगा। कहीं भी गन्ना बेचने का सवाल गांव के बाहर आएगा ही नहीं। हर खेत में गन्ना या तो चीनी बन जाएगी, उतनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हो सकती है। कल ही मैंने उल्लास भाई के साथ काफी बात किया और उसने मुझे प्रॉमिस दिया है कि अभी वो छोटा सा मशीन मैंने जो चाहा वो बना देंगे। मैंने सोचा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये शुगर फैक्ट्री का हम विकल्प बना सकते हैं। मैं एक शुगर फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर था, बड़ी शुगर फैक्ट्री का, आज से 25-26 साल पहले। तभी से मुझे इसके बारे में मालूम है कि ये बहुत बड़ा अनिष्ट है, बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रियां। वही काम हम बहुत छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी कैपिटल भी नहीं चाहिए, मूड़ी नहीं चाहिए और आसानी से लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो चीनी, गुड़ वगैरह सब गांव में ही बन जाएगा। फिर बिजली की जरूरत बहुत है हर गांव में। अभी बिजली के लिए कहीं भी बाहर का आधार हमको नहीं होना चाहिए। गांव में बिजली जितनी चाहिए उतनी बननी चाहिए। इसका मतलब गांव का ही पावर हाउस होना चाहिए, या तो घर घर में पावर हाउस होना चाहिए। उससे भी आगे जाके हम वहां तक कह सकते हैं कि घर घर में पावर हाउस होना चाहिए। उसके लिए भी टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत डेवलप हो चुकी है। आप 2-3 साल के बाद देखेंगे कि हर गांव में घर घर में पावर हाउस होने लगे हैं, अनायास, आपको कुछ प्रयत्न किए बिना। क्योंकि मैं आखिरी 2 साल से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहा हूं और काफी कुछ डेवलप भी कर चुका हूं। विंड टर्बाइन, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, पवन चक्की से बिजली कैसे पैदा करना पवन से, और सूर्य के ताप से बिजली कैसे पैदा करना। वो तो सूर्य के ताप से बिजली पैदा करने का पद्धति फोटोवोल्टिक सिस्टम है। वो सोलर सेल बनते हैं इतने छोटे बड़े और वो छपरे पर रख दिया जाता है। अभी यूरोप अमेरिका में तो पूरा का पूरा बिल्डिंग के ऊपर वो सब रख देते हैं और ये टाइल्स ही सोलर बनती है। ये कंट्री टाइल्स है ना, ये नलिया है ना, नलिया, अभी तो वो सोलर बनाते हैं कि इसके ऊपर सोलर का लेयर आ जाता है और पावर उसमें से निकल आता है, तो पूरा का पूरा छपरा ही वो सोलर बना देते हैं। ऐसे 10 लाख घर बनाने का प्रोग्राम यूरोप में चल रहा है। 10 लाख स्क्वायर मीटर एवरी ईयर वो छपरा बना देने का, और ताकि उसमें से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट जितना भी बन सकता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबी की बात यह है कि यूरोप में 120 दिन, 365 दिन में से 120 दिन तक सूरज निकलता है, बाकी सूरज नहीं दिखता। फिर भी वो कर रहे हैं कि 120 दिन तक का तो हो गया, और फिर वो हमारी ईर्ष्या करते हैं कि हिंदुस्तान जैसा देश कितना समृद्ध है कि वहां 300 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 300 दिन तक सूरज निकलता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं निकलता तो 60 दिन नहीं निकलता होगा, या तो कभी कभी 330 दिन तक वो निकलता है। तो वे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो मेरे घर पे एक जर्मन भाई आए थे और वो मेरा मित्र है, वो सोलर थर्मल का बड़ा इन्वेंटर है। तो एक गांव में हम देखने के लिए गए थे। गांव में मैं बात कर रहा था गुजराती में कि यहाँ बहुत समृद्ध है, वहाँ के देश तो बहुत समृद्ध है। मैं जर्मनी जाके आया हूँ 2 दफा। तो वो उसने पकड़ लिया सेंस के ऊपर से। उसने बोला क्या बात करते हैं, तो फिर मैंने ट्रांसलेट कर दिया उसको। तो फिर उसने बोला कि आप मुख्य बात तो बोल ही नहीं रहे। तो मैंने बोला क्या मुख्य बात है? अरे मुख्य बात यही है कि आपके यहाँ धूप है और हमारे यहाँ नहीं है, तो हम पुअर है, आप समृद्ध है। हम गरीब है और आप समृद्ध है। धूप कहाँ से लाना, हम थोड़ा बहुत पैदा कर सकते हैं। तो आपके पास तो धूप है तो सब कुछ कर सकते हैं, उसने वो बताया। तो ये पोटेंशियलिटी है, संभावना कितनी है वो उसने बता दिया। तो सोलर एनर्जी में से अभी किसी को भी, इसमें इंजीनियर कितने हैं, कोई हाथ उठा सकते हैं? इंजीनियर है कोई? हाँ, 2-3 लोग हैं। हाँ, और कोई साइंस ग्रेजुएट है? हाँ, साइंस ग्रेजुएट है। अच्छा, सोलर एनर्जी का किसी को स्टडी करना है और फोटोवोल्टिक का उत्पादन करना है, तो मेरे पास सब रहस्य आ चुका है। क्या करना चाहिए, किस तरह से वो पैदा होता है, करोड़ों अरबों रुपए के जो प्लांट लगा के बैठे वो 10,000 5,000 में कैसे पैदा हो सकता है, ये सब विज्ञान मेरे पास आ चुका है।
मैं आपको तुरंत भेज सकता हूं। सिर्फ ईमेल का क्लिक करने से आपके हाथ में आ जाएगा सब कुछ। फोटोवोल्टिक सेल बनाने का, जिसमें से बिजली पैदा होती है धूप से, उसका विज्ञान वो मेरे पास आ चुका है। फिर आपको कुछ स्टडी थोड़ा गहरा करना पड़ेगा, फिर आप एक्सपेरिमेंट करके आप सीख भी अपने अपने हाथ से सीख सकते हैं, और ये पूरा विज्ञान 1-2 साल में ध्वंस हो जाने वाला है। वो बोल ही रहे फॉरेन वाले कि ये सस्ता होगा, लेकिन मुझे 2 साल से कुछ डाउट हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये जो बोल रहा है इसमें उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ होना नहीं चाहिए, बहुत सीधी सादी टेक्नोलॉजी होगा। अभी मुझे मालूम हो गया कि ये स्क्रीन प्रिंटिंग से सब कुछ हो जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग हो ना, वो बहुत आसान टेक्नोलॉजी है। उसमें लपेड़ा करना पड़ता है, तो प्लास्टिक के ऊपर या ग्लास के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर आप उसके ऊपर लपेट दीजिए उसका केमिकल, तो उसमें से सोलर बिजली उत्पन्न होने लगती है। उसमें 5 किस्म के लेयर है, केमिकल्स क्या क्या लगते हैं वो सब उसमें है, कितना टेम्परेचर पे गर्म करना है वो भी उसमें है, सब कुछ उसमें पूरा जो उसका उन लोगों ने पेटेंट ले लिया है ताकि उसका कोई कॉपी न कर सके। लेकिन वो पेटेंट हमेशा कॉमर्शियल एक्टिविटी को ही लागू होता है। घर के लिए आप बनाएंगे तो वो पेटेंट राइट का वायोलेशन यानी भंग नहीं होता है। तो हम घर के लिए तो बना ही सकते हैं ना, हमारा घर इतना बड़ा है तो पूरा का पूरा हमको छपरे पर मट देना है, क्या बोलते हैं हिंदी में हाँ जी, आच्छादित कर देना है समझ लीजिए। तो वो उसमें पेटेंट राइट का कोई भंग नहीं होता है। अभी 5,000 रुपया के साधन से ये सब कुछ बन सकता है। फिर मैंने उसमें जो केमिकल लिखे थे उसका भी बाजार में पता लगा लिया, तो 700-800 रुपये की किलो से ज्यादा कीमत वाला कोई केमिकल नहीं है। जो भी सिल्वर नाइट्रेट हो सब कुछ पता नहीं क्या क्या उसमें आता है, तो बाजार में वो सब केमिकल मिलते हैं एक ही जगह से। तो वो केमिकल से आप ट्राई करेंगे। उसमें एक ही चीज चाहिए, एक ओवन चाहिए। ओवन यानी गर्म करने का फिक्स टेम्परेचर पर, कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर गर्म करने का कुछ साधन चाहिए, उसको ओवन बोलते हैं। वो ओवन 10-20 हजार की चीज है, उतना ही इन्वेस्टमेंट उसमें है, दूसरा कुछ नहीं है। फिर उसको वो जिस अमेरिकन ने मुझे ये सब दे दिया, उसने उसमें एक फोटो भी दिया है, बड़ी फैक्ट्री, सबसे बड़ी दुनिया की जो फैक्ट्री है ना उसका फोटोग्राफ दिया है। उसमें सिर्फ स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि उसने ये ऑटोमेटिक लाइन लगाते हैं ना कि चला जाता है और फिर ये रुक जाता है और फिर वो धब्बा लग जाता है और स्प्रेइंग वो लपेट कर देते हैं, लपेटा हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। वहां दूसरा मशीन आता है, क्योंकि 4-5 केमिकल एक के बाद एक लगाना पड़ता है और बीच बीच में वो ड्राई करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो ये सब उसने ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दिया है, जो हम आसानी से घर बैठा एक के बाद एक कर सकते हैं। इतना आसान बात है। तो अगर कोई इसका स्टडी कर सके तो मैं उसकी सब टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए तैयार हूं, ताकि गांव में बिजली पैदा यानी घर घर में बिजली पैदा करने का रास्ता खुल जाएगा। कुछ नहीं, 1-2 दिन में ये सब सीख सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन फिर तो आपको अपने अपने खुद का करना है। कुछ पैसा भी जाएगा, कभी गलती भी हो जाएगी, गड़बड़ भी होगी, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, एक घर के लिए बिजली जिस पैदा करने का ये साधन बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुरंत आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत दूसरे दिन आ जाएगा। उसमें कुछ खर्च है ही नहीं, समझ लीजिए 5-10-15 हजार में हो जाएगा सब कुछ। हाँ, आपको पूरा ये हॉल है, उसके पूरा का पूरा छपरा हमको आच्छादित कर देना है सोलर सेल से, तो भी मैं नहीं मानता 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च होगा। उतना आसान और उतना सस्ता है। जो आप प्लास्टिक का जो कुछ खर्चा आएगा वो आएगा, तो लेकिन मैं समझता हूँ 1 स्क्वायर मीटर का आपको करना है। 1 स्क्वायर मीटर में से 500 वोट होता है प्रैक्टिकली बिजली, लेकिन आप 100 वोट ही समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो कुछ होगा वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना वो बड़े लोग कर सकते हैं। तो 100 वोट होगा, 1 स्क्वायर मीटर में से 100 वोट बिजली पैदा हो सकती है, 100 वोट। लेकिन 50 वोट भी होती है, तो आप 1 स्क्वायर मीटर के बजाय 10 स्क्वायर मीटर लगा दो ना, उसमें क्या है, खर्चा उतना है ही नहीं। तो ये साइंस पूरा का पूरा खुल गया, मेरे पास आ गया, इसका मतलब है कि खुल गया। अभी मैं आप सबको दे सकता हूं, अभी उसमें कुछ रहस्य रहा ही नहीं।
लेकिन फिर भी जो साइंस के ग्रेजुएट है उनको स्टडी तो करना ही पड़ेगा, काफी स्टडी, क्योंकि मुझे भी उसमें से इतना समझ में नहीं आया कि इसमें से पावर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालते हैं। वो उतना तुरंत उसमें दिया भी नहीं था अच्छी तरह से। तो उतना आपको फोटोवोल्टिक की बहुत बुक्स मिलती है बाजार में, उसमें से आपको स्टडी करना पड़ेगा। या तो कोई फोटोवोल्टिक वाला जो बनाता है कोई, बहुत से अभी तो हो गए, बहुत से शहर में भी वो तो फिर टेक्नोलॉजी फैली हुई है, वो जो बनाते हैं उनके पास से सीख लेना पड़ेगा किसी को। लेकिन ये हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। रात में फिर क्या है कि वो बैटरी में पावर स्टोरेज होता है, वहां सब जगह बैटरी में स्टोर करते हैं और वो स्टोर किया हुआ पावर रात को वो चलाते हैं। और दिन में 8 घंटा 9 बजे से शाम को 5 बजे तक अच्छी तरह पावर उसमें से निकलता है, वो स्टोर होता रहता है। तो इस तरह का जो फोटोवोल्टिक का विज्ञान है वो डिसेंट्रलाइज होने वाला है और आप भी उसमें से कर सकते हैं। और ये सब बिजनेस सब $1 बिलियन में है। फोटोवोल्टिक का पूरा बिजनेस दुनिया भर में हर देश में $1 बिलियन में है। कंपनी का फिगर, उसका उत्पादन और उसका सेल वो भी $1 बिलियन में, और $1 मिलियन में बनाने वाला तो बहुत है। इसलिए मैं आपको ख्याल देता हूं कि ये बहुत बड़ी लाइन है। आप ही सोचिए ना, हमारे कितने गांव है और कितने लोग, कितने घर, उसके ऊपर हमको ये करना है तो कितना काम हो जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो ये पूरा ग्राम स्वराज लाने के लिए सबसे पहली मुझे तो जरूरियात है वो बिजली की लगती है। अगर बिजली में हम स्वतंत्र हो गए तो सरकार को हम हरा दे सकते हैं, फिर सरकार हमको कुछ नहीं कर सकती। अभी बिजली उसके हाथ में है तो गांव के लोग इतने हैरान होते हैं, पावर नहीं मिल रहा है और आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को पता नहीं है कि ये सब हम ही बना सकते हैं। आखिरी 1-1.5 साल से मैं विंड एनर्जी के पीछे पड़ा था और उसका मैंने जो कुछ विज्ञान था वो आत्मसात कर लिया। अभी मुझे विंड एनर्जी के बारे में काफी कुछ पता है कि ये दुनिया में क्या चल रहा है, और मैं भी खुद बना सकता हूं। मैंने एक विंड टर्बाइन भी बनाया, वो बिजली पैदा करता है मेरे घर पे, अभी मेरे घर पे नहीं, मेरी फैक्ट्री पे। और लेकिन ये आधा किलोवाट का है, यानी 4-5-6 ट्यूबलाइट चल सकती है, इतना छोटा है। लेकिन वो भी बड़ा हो जाए, मैं बड़ा भी बना रहा हूं। और उसमें मुझे डेनमार्क और फिनलैंड के 2 परोपकारी वैज्ञानिक है जिसको कुछ नहीं चाहिए और भारत में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और गरीब लोगों के लिए कुछ काम होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। ये 2 वैज्ञानिक मुझे काफी अच्छी मदद करते हैं। भगवान की ओर से मुझे परिचय हो गया और सब कुछ काम चल रहा है। तो विंड एनर्जी में भी काफी पॉसिबिलिटी है और जहां जहां भी पवन है वहां वहां बिजली पैदा हो सकती है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई प्रदूषण नहीं है और कोई रॉ मटेरियल नहीं है। पवन तो भगवान का दिया हुआ है, प्रकाश भगवान का दिया हुआ है और उसमें से बिजली पैदा कर। तो मुझे अभी बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारे गांव में तेजी से यह सब बिजली का प्रश्न हल हो जाएगा, पवन और धूप की वजह से ही। तो हर गांव में या हर घर में ऐसा सब उत्पादन चालू हो जाएगा। तो फिर ये बिजली का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके हमारा दूसरा उत्पादन, कपड़े का उत्पादन वगैरह भी उसमें से ही हो जाएगा। समझो कि कपड़े का अंबर चरखा चलाना है, हमारा हाथ थक जाता है, तो एक 100 वोल्ट की एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दो और उसमें से चल जाएगा। आप उधर बैठेंगे, कुछ न कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा और कपड़े का उत्पादन उसमें से होता रहेगा। ऐसी काफी बहुत बड़ी संभावना है छोटे पैमाने पर छोटे छोटे उद्योग चलाने की है। तो रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग का अर्थ हम समझ लें। उद्योग शब्द बहुत खराब बिगाड़ दिया गया है। उद्योग, ऊंचे किस्म का योग, उसमें योग तो है ही। हम जो योग करते, योग व्यक्तिगत बात है ना, योग कोई सामूहिक बात नहीं है कि मैं करूं और रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। प्राणायाम अगर मैं करूं तो मुझे ही फायदा होगा, मेरा शरीर में कव्वत आएगा। या तो यह सब व्यक्तिगत साधना का विषय है योग। तो जैसे योग व्यक्तिगत साधना का विषय, वैसे ही उद्योग भी व्यक्तिगत है, क्योंकि उसमें योग तो है ही। उद्योग यानी ऊंचे किस्म का योग। ऊंचे किस्म का योग क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें से उत्पादन होता है। प्राणायाम करने से कुछ उत्पादन नहीं होता, तो यह सिर्फ योग है। लेकिन कोई आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो वो योगी तो है ही,
योग का ही काम कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर को कुछ मसलता है, वैसा करता है, तो उसको व्यायाम तो मिलता ही है। लेकिन साथ साथ बर्तन भी बनता है जो समाज का धारण पोषण के लिए काम में आता है। कपड़ा बनता है, कोई बुनकर है, कोई कताई करने वाला है, बहनें रसोई बनाती है, वो भी एक किस्म का उद्योग है, ऊंचे किस्म का योग है। तो उद्योग का सच्चा अर्थ व्यक्तिगत तरीके से और हाथ से जो कुछ हो सकता है, हाथ पांव हिला के जो हो सकता है, उसको ही उद्योग बोला जाता है, दूसरी कोई चीज को उद्योग नहीं। तो इस प्रकार के उद्योग में उसमें कुछ लचीलापन इतना आ सकता है कि हम कुछ थोड़ा बहुत पावर लगा ले और हम परिश्रम करें, तो भी समझो कि मेरी छोटी तेल मिल है, उसमें 2 आदमी काम करते हैं, तो उसमें तो 10 हॉर्स पावर का पावर लगता है। लेकिन 10 हॉर्स पावर का पावर पहले भी पशु तो लगाते थे ना, बैल से चलता था, लेकिन 2 आदमी को तो परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें डालने का, मूंगफली डालने का, फिर यहां से हटाने का, डिब्बा भरने का, डिब्बा उठा के वहां रखने का, साफ करने का, जो उसने शरीर का पूरा व्यायाम उसमें पूरे दिन तक रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग है जिसमें पावर लगते हैं, फिर भी मनुष्य का श्रम भी लगता है, ऐसे उद्योग गांव में बहुत तेजी से हम चला सकते हैं, बहुत हो सकता है उसमें। तो ये बिजली के उत्पादन की बात की। अभी हमको मैंने बोला कि सबका अच्छा घर होगा, सीमेंट के रास्ते होंगे और अच्छी अच्छी स्कूल होगी, ये पंचायत घर होगा, न्यायालय होगा और विधानसभा के लिए बड़ा हॉल होगा। तो ये सब होगा कैसे? आपका स्वाभाविक सवाल है कि होगा कैसे। उसके लिए भी अगर हमको सच्चा ग्राम स्वराज चाहिए तो गांव में ही सब कुछ उत्पादन होना चाहिए, उसकी सब चीजों का। तो सबसे कॉस्टली कमोडिटी यानी महंगी चीज है सीमेंट। तो मैं सीमेंट टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं, मुझे सीमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में काफी अच्छा ख्याल है और मैं सीमेंट प्लांट नया बना सकता हूं। लेकिन सचमुच तो मैंने नौकरी छोड़ दिया और सीमेंट प्लांट बनाने के लिए ही नौकरी छोड़ा था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में से किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। तो 1 साल में मेरा पैसा जितना इकट्ठा किया था वो खत्म हो गया और फिर मैं फंस गया कि अभी क्या किया जाए। मैंने नौकरी तो छोड़ दिया है, तो फिर मैं ये छोटी छोटी तेल मिल बनाने लगा, तो वो चल गई क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन सीमेंट बनाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ी बात समझा दूं। सीमेंट में क्या रॉ मटेरियल है? लाइमस्टोन उसका सबसे कीमती रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन से हमारे यहाँ तो मकान बनाते हैं, पत्थर होता है पीला रंग का, उसमें से सीमेंट बनता है। फिर तो दूसरी मिट्टी कहीं भी से खोद लो, वो मिट्टी लगती है। और कुछ 1 टन सीमेंट बनाने में 150 किलोग्राम हल्के किस्म का कोयला लगता है। हल्के किस्म का ही होना चाहिए क्योंकि बहुत कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी ऊंची है और महंगा है कोयला, वो महंगा उसमें नहीं चल सकता। हल्के किस्म का कोयला कच्छ में बहुत निकलता है, लेकिन ये आपको कहीं से लाना पड़ेगा क्योंकि वो गांव में उत्पादन नहीं होता। लेकिन ये बिजली बहुत लगती है इसमें। तो बिजली की कॉस्ट वही कॉस्ट है और कोयले की कॉस्ट वही कॉस्ट है। लाइमस्टोन तो हम खुदाई कर लेते हैं गांव में, लोग जाके, उसकी कोई कीमत नहीं है। अभी 110 रुपये की एक 50 किलोग्राम की थैली मिलती होगी, एक सीमेंट की एक बैग 110 रुपये में मिलती है। उसमें लाइमस्टोन 1.5-2 रुपये का होता है, ठीक है। मिट्टी की तो कोई कीमत है ही नहीं, सिर्फ भर लिया उसमें। और कोयले की कीमत 5-6 रुपये की हो सकती है, 7-8-10 रुपया भी हो सकता है। अभी मुझे याद नहीं क्योंकि मेरे पास जो फिगर है 25 साल पुराना है, तो अभी बढ़ गई होगी तो 10-12 रुपया हो गया होगा। और फिर बिजली की कॉस्ट 5-6 रुपये उस टाइम लग जाती थी, अभी 10-12 रुपये शायद हो गई होगी। तो कुल मिला के 25-30 रुपये से ज्यादा कॉस्ट सीमेंट की थैली का हो ही नहीं सकता, आज भी नहीं हो सकता। और बिजली तो शायद हम पैदा कर लेंगे कोई भी हिसाब से, पवन चक्की से या तो कुछ सोलर एनर्जी से भी कुछ न कुछ कर लेंगे। तो फिर बिजली की तो कॉस्ट गिनना ही नहीं चाहिए। सिर्फ रही कोयले की कीमत, तो सीमेंट तो हम बना लेंगे, फिर क्यों सीमेंट के रास्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे से अच्छे मकान बनाएंगे। और फिर हम जो कुछ खेती का उत्पादन है उसका पक्का माल बना के बेचेंगे तो समृद्धि आने वाली ही है। तो मुझे उसमें कोई संदेह नहीं मेरे दिमाग में कि 10-10 मंजिले के मकान और गांव में भी हो जाएंगे।
उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। और सीमेंट का बारे में सचमुच ही हमको कोई प्रयोग करना है कोई भाई को, तो मैं उसको मदद रूप हो सकता हूं। अभी मैंने 5 टन सीमेंट का प्लांट डिजाइन किया था। एक आदमी ने वो प्लांट मेरी डिजाइन के मुताबिक लगा दिया नेपाल में, और बहुत साल तक चलाया, मुझे याद है। उसमें वो बहुत पैसा कमाया, 5 टन 10 टन, और छोटा छोटा मैंने 2 टन का भी डिजाइन किया था। शायद अभी मेरी फाइल में वो सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर किसी को उत्साह है करने का, तो मैं सब मार्गदर्शन दे सकता हूं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा। उसमें 2-3 मशीनें लगती है। एक पल्वराइजर लगता है। पल्वराइजर बाजार में तैयार मिल जाता है। पल्वराइजर 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर का चलने वाला पल्वराइजर मिल जाता है बाजार में। तो जो सीमेंट के क्लिंकर बने उसको ग्राइंडिंग करने के लिए पल्वराइजर चाहिए, और जो लाइमस्टोन हम रॉ मटेरियल तैयार किया उसके लिए भी पल्वराइजर चाहिए, क्योंकि उसकी बारीक सीमेंट जितना बारीक होता है उतना बारीक मटेरियल ग्राइंडिंग करना पड़ता है। सबसे पहले मिट्टी भी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, लाइमस्टोन भी ग्राइंडिंग करना पड़ता है, जो कोयला इस्तेमाल होता है वो भी ग्राइंडिंग करना पड़ता है, और फिर उसको अच्छी तरह मिला देना पड़ता है। तो एक होमोजेनाइजर आता है, वो एक किस्म का मिक्सर होता है। बहुत किस्म के मिक्सर बनते हैं, उसमें से कोई भी किस्म का एक मिक्सर हम बना सकते हैं और उसमें मिला सकते हैं। और उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, और उसके लिए एक नोड्यूलाइजर नाम का मशीन आता है। तो वो ये राउंड होता है और वो ढलता हुआ ऐसा स्लेंट रहता है और फिर घूमता है, और सीमेंट का पाउडर और पानी थोड़ा थोड़ा उसमें डालते हैं, तो वो घूमता घूमते अपने आप गोलियां बन जाती है 10-10 मिलीमीटर डायामीटर की, 1 सेंटीमीटर डायामीटर की। बस वही गोलियां में एक किलन होता है, उसमें फायरिंग करना पड़ता है। वो किलन की डिजाइन वही सब कुछ है, दूसरा। और उसको बेचना तो है ही नहीं, गांव में ही इस्तेमाल कर देने का है। हर एक गांव को जितना चाहिए, वो पैकिंग का कुछ जरूर नहीं है, उसका कुछ ISI मार्क लेने की कोई जरूर नहीं है, कुछ भी जरूर नहीं है। हम अपने लिए खुद के लिए बनाते हैं, तो खुद के लिए बनाते हैं तो कुछ टैक्स की जरूर नहीं। अभी मैं टैक्स की बात करूंगा, उसमें आ जाएगा कि एक सीमेंट की थैली के ऊपर कम से कम 70 रुपया, 70 रुपीज, 70 उतना रुपया टैक्स है। जब आप एक थैली सीमेंट खरीदेंगे तो 70 रुपया यानी 70 रुपीज सरकार के पास पहुंच जाएगा, कोई भी हिसाब से। ये कैसे पहुंचेगा यह भी आपको बताऊंगा। नहीं क्यों चलाना देंगे, हमारा राज, हमारे गांव में हमारा राज। तो हम कोई एक गांव को तो मार नहीं डालेगा। सरकार समझो कि 3000 का गांव है, उसने निर्णय किया कि हमारी चीज हम उत्पादन कर लेंगे कोई भी हिसाब से, तो सरकार क्या कर लेगी? 3000 को तो फांसी नहीं दे सकती, 3000 को जेल में भी नहीं डालेगी। क्या कर लेगी? 1-2 आदमी को जेल में ले जाएगी, उसका लीडर है तो वो तो जाने के लिए तैयार रहना होगा, उसके पीछे दूसरे लोगों को जाने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ नहीं कर सकती। गांधी जी ने खुद लिखा है, अंग्रेज सरकार के जमाने में लिखा है कि अगर एक गांव स्वतंत्र हो जाना चाहे तो सरकार उसको कुछ नहीं कर सकती, खुद गांधी जी ने लिखा है। तो इस तरीके से हम अगर अपना उत्पादन अपने गांव में करेंगे, और इसमें जो सरकार के टैक्स वगैरह लगते हैं, इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा उसका स्वामित्व तो सरकार का है। हाँ, मैं बोलने उसको निकालने के लिए उसका लीज लेना पड़ता है, और वो फुटकर में मिलता नहीं है। कोयला सब जगह उपलब्ध नहीं है, लाइमस्टोन सब जगह उपलब्ध नहीं है, और इसको सीमेंट का मकान बनाने के लिए जो बाकी की चीजें लगेंगी वो सब बाहर से आती हैं, वो कुछ नहीं होता गांव में। तो हम अगर सारे गांव के लिए ये मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा के एक प्लांट बनाते हैं, और 2 साल के उत्पादन में या साल भर के उत्पादन में वो प्लांट अपनी गांव की यूटिलिटी पूरी कर देता है, ये मान्यता रखते हुए कि उसको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, उसको एक्सपर्टाइज भी मिल जाएगी, उसको सब मिल जाएगी। उसके बाद उस प्लांट का क्या करेंगे, क्योंकि बेचना नहीं है। तीसरी चीज, जो नियम कायदे कानून अभी तक बने हुए हैं इस तरह के काम करने के लिए, उसमें 3000 की आबादी को प्रताड़ित करना कितना आसान है ये आप भी अच्छी तरह जानते हो, मैं भी, क्योंकि उस 3000 की आबादी के लिए न तो प्रदेश खड़ा होगा और न ही देश। उसमें से 4 लोग जो करने वाले होंगे उनको उठा के बंद कर देंगे, बाकी को डंडे मार के सीधा कर देंगे, बिल्डिंग को गिरा देंगे, मशीन जब्त हो जाएगी और चली जाएगी। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये छोटे स्तर पे इस तरह उपयोग में आने में मुझे डाउट है,
क्योंकि वो बनी ही इसलिए है कि वो बड़े स्तर पर उत्पादन करे, उसके सारे साधन बनाए गए हैं। कोयला की उसको तो बात छोड़ दीजिए, ये इतना बड़ा वो कारखाना लगाने की, ये अगोरिया जाति के लोग हैं मध्य प्रदेश में, लोहा बनाते थे, उनको मतलब कहीं से आयरन और खोद नहीं सकते, कहीं से कोयला उनके पड़ोस में है वहां से ला नहीं सकते। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो जिस रूप में अभी कानून कायदों से बंधी हुई है, स्थानीय गांवों का जिस कोयले पर अधिकार है वो कोयला वो नहीं निकाल सकते, जहां लाइमस्टोन उपलब्ध है वो लाइमस्टोन नहीं निकाल सकते। तो इस स्थिति में इस तरह की टेक्नोलॉजी किस तरीके से उपयोग में लाकर 10-20 लाख रुपए कोई गांव, अगर मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन गांव है जहां से 10-20 लाख रुपए ऐसे निकाल के, नहीं वो हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही लोगों के पास उतना पैसा है, उतना पैसा सब लोगों के पास नहीं है। और जो कोऑपरेटिव की हालत गुजरात और महाराष्ट्र में हुई है उससे आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तो इसलिए स्वामित्व की बात पहले गांव स्तर पर तय हो, उसके बाद कोई मॉडल उसके ऊपर मतलब इम्पोज किया जाए, तब तो इस तरह की चीज सक्षम है। लेकिन अगर ये संभव न हो तो फिर ये सारे कायदे कानून एक तरफ, प्रोडक्शन का प्रोसेस दूसरी तरफ, और तीसरी चीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट। ये सारी चीजें अगर नहीं होती हैं तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का गांव-गांव के स्तर पर मेरी समझ में बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मैं ये बात बताने ही वाला था, और आज भी उसने बोला लाइमस्टोन निकालने की सरकार परवानगी नहीं देगा, क्योंकि सरकार ने तो लीज दे रखी है, और वहां लीज नहीं दी है आपके गांव में, फिर भी मालिकी तो सरकार की है, लेकिन रेती भी नहीं ले सकते, नदी है उसमें से बालू आपको भरना है, वो भी नहीं। आपने एक छोटा सा एक इतना 5 किलोग्राम मिट्टी लिया, वो भी गुनाह ही है, तो वो तो है ही। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सरकार आपको कभी स्वराज देने वाली नहीं है, हमको ले लेने का है, हमको स्वराज ले लेने का है हमारा। हाँ, जो चीजें हम आसानी से कर सकते हैं, गांव का आदमी आसानी से कर सकता है, पूरी मशीनरी को डिफाई करते हुए गवर्नमेंट की, अगर वो कार्यक्रम हाथ में लेंगे तो हम उसमें से जो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा उससे कोई बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो है, ये जो सीमेंट की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, ये भी उतना आसान नहीं है। नहीं, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि सीमेंट का चूल्हा बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो चूल्हा बनाने में वही दिक्कत आएगी। मैं सौर ऊर्जा की भी बात करता हूँ। हाँ, सौर ऊर्जा की टेक्नोलॉजी हमारे जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं उनको नहीं समझ में आती। अगर उसमें कुछ खराब हो जाए वो ठीक नहीं कर सकते। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस पढ़े हुए हैं। बिना पढ़े लिखे आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारे यहाँ आश्रम में लगे हुए हैं, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि बिल्कुल अनपढ़ लोग ये बनाने लगेंगे। बहुत अनपढ़ लोग बनाने लगेंगे। अरे आप बात मेरी सुनिए, यहाँ लगे हुए हैं ना, लगा के गए, वो चालू थे, खराब हो गए और तक कोई नहीं बनाने को आया, और ना वो जो आता है एक्सपर्ट उसको बुलाया जाता है, वो जब भी तक कुछ करता है। टेक्नोलॉजी नहीं है ना तब तक आपकी बात सही है, लेकिन जब फैल जाती है ना टेक्नोलॉजी तभी वो बहुत कॉमन हो जाती है। यही कहा कि वो टेक्नोलॉजी फैल सकती है जो आसानी से लोगों को समझ में आती है। हाँ। अब ये फोटोवोल्टिक क्या है मुझे बताओ, कितने लोग समझे? यहाँ खड़े होके बताओ ना। लेकिन वो कभी वो समझ में आ जाएगा सबको। अभी मेरी बात सुनिए, मैं शिवदत्त जी, मैं जानता हूँ आप जो कहते हैं ना, हाँ हाँ, सीमेंट की बात तो थोड़ी स्पेशलाइज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये भी संभव है, तो छोटी छोटी बातें वो सब संभव है। अभी मेरी बात सुनिए शिवदत्त जी, मैं एक बात बताता हूँ कि शर्मा जी एक मिनट, बिल्कुल ठीक करें शर्मा जी, बिल्कुल ठीक बात है। केवल बेल जी भाई की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसे समय दिया गया तो उसकी बात सुननी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा बलजी भाई नहीं कह रहे हैं कि हम इन सब चीजों को अभी कर ही लेंगे। हाँ, ये नहीं सारी ऐसी बात नहीं है, और इस प्रोसेस में केवल यही करना ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है। बहुत सारी चीजें करते हुए सब कुछ करना है ना। कानून को तोड़ने की बात है, उसको बदलवाने की भी बात है, सारी चीजें हैं, ग्राम स्वराज की बात है, ग्राम पंचायतों के स्वायत्त तक। तो मुख्य जो सवाल यह है कि ठीक है वो टेक्नोलॉजी लगेगी नहीं लगेगी वो एक विषय अलग है, लेकिन उन चीजों को
आज नहीं तो कल तो समझना ही पड़ेगा हमको। तो वो मुख्य ये है कि हम पहले उसको समझें। और बहुत सारे लोगों को मेरी भी बात नहीं समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को राजीव भाई की बात भी नहीं समझ में आती होगी, तो मुझे भी वेलजी भाई की बात नहीं समझ में आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सुनेंगे नहीं। तो थोड़ा तो ये, और मुझे लगता है कि अपने साथ ही हम सब है ना यहाँ पे, तो सुनने की थोड़ी प्रवृत्ति बना के रखे। गलत भी हो सकता है लेकिन उसको थोड़ा सुने, और उसके बाद कोई साथी अपना विचार रख ले, उसके बाद ही हम अपनी बात रखें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा, क्योंकि समय बचेगा हमारे पास समय नहीं है। जो संकट है वो समय का है। और विल्ली भाई के पास भी ये कोई ऐसा नहीं कि कोई फालतू बात बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग हैं जो ठीक है उसको कर रहे हैं। अभी छोटी तेल मिल में बना रहा हूं, तो ये किसानों को तो मालूम नहीं होता कि ये क्या चीज है। तो मैं एडवर्टाइजमेंट देता हूं तो वो लोग आते हैं, और 4-5 मशीन है, एक ऑयल एक्सपेलर है, एक कुकिंग केटल है, एक मूंगफली का छिलका निकालने का मशीन है, और फिर एक बॉयलर है। और वो मुझे पूछते ही कि इसमें से तेल किसमें से निकलने वाला है। ये 4-5 मशीन है। ये इतने भोले भाले लोग 2 साल के बाद आके मुझे बोलते हैं कि ये मशीन में आप ये निकाल के इस तरह का बना दो तो तेल भी अच्छा निकलेगा, तकलीफ भी मिट जाएगी। तो मैंने जितने भी सुधार किए हैं ये सब ऐसे किसानों को पूछ के किए हैं, और उन लोगों ने मुझे सिखाया है जो बिल्कुल अनपढ़ है, और अभी मेरी ऑयल मिलें सब चला रहे हैं। अभी मैं दूसरा मिसाल दे दूं, राजकोट में जितनी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री है जिसमें आपका सिर फूट जाएगा, आप समझ नहीं सकेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, वो सब ज्यादा से ज्यादा 5-10 गुजराती पढ़े हुए लोग हैं। उसमें कोई ग्रेजुएट तो है ही नहीं, और वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और सब फैक्ट्री के बड़े बड़े मालिक हो गए। फाउंड्री क्या चीज है, उसमें मेटलर्जी का इतना गहरा नॉलेज आता है फाउंड्री में। अभी मेरा दिमाग उसमें कुछ काम नहीं कर सकता है क्या फाउंड्री में। मैं पढ़ा हूं मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जी एक सब्जेक्ट था, और उसमें इतनी गहराई है कि मैं समझ नहीं पाता हूं। लेकिन ये अनपढ़ लोग इतने आराम से कर देते हैं, और उसने बोला कि इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो वो बोलता है ठीक है मैं उतनी स्ट्रेंथ वाला आपको कास्टिंग बना के दे दूंगा। अभी वो कास्टिंग कैसे बनाता है, उसके पास तो सीधा साधा हिसाब है कि स्टेनलेस स्टील या तो जो स्टील होता है वो स्टील का भंगार ले आते हैं, तो वो भंगार में से वो बोलते हैं कि 10% भंगार डाल दो तो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो टूटेगा नहीं। उसने ऐसा थंब रूल निकाल लिया है। तो उसमें से बहुत ताकत हमारी प्रजा में पड़ी है, वो मैं देख सकता हूं। मैं बहुत देशों में घुमा हूं, बहुत देशों में ऐसा नहीं है, सब देशों में ऐसा नहीं है। अफ्रीका में भी बहुत लोग ऐसी बात छोटी समझ लेते हैं, कैचअप कर लेते हैं, और फिर हमको भी हरा देते हैं। तो ये गांव वाले लोग हैं, उनमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये उसको कभी मौका नहीं मिला, वही तकलीफ है। उसको अगर मौका मिल गया कि खाने पीने की उसको कोई तकलीफ नहीं है, उतने तक हो गया, फिर वो सब कुछ कर लेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सब कुछ गांव वाले लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए भाई, बात शिवदत्त जी बोल रहे थे कि ये क्या होगा। अभी ईंटें कहाँ बन रही है, ईंटें बन रही है ना गांव में, ईंटें का मकान में ईंटें तो चाहिए ही, वो सब गैर कानूनी तरह से चल रहा है, क्योंकि वो ईंटा बनाने का वो लीज नहीं ले रहे, वो जैसे तैसे वो मिट्टी खोद लेते हैं, और मिट्टी खोद के वो बनाते हैं, और कहाँ जहां भी बनाते हैं वहां को भी सरकार की ही जमीन है, उसमें ही सब बना लेते हैं, और सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती है, वही प्रॉब्लम है। तो गांव वाले सब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई एक सीमेंट प्लांट लगा देगा तो सरकार को ऐसा होगा कि तो हमारे इनकम का स्रोत टूट गया, तो लोगों को हैरान करेगा। लेकिन जब ताकत बन जाती है 3000 लोगों की, तब सरकार डर जाती है। आज भी ऐसा होता है कि ईंटों बनाने के पास वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई आदमी आता है, और सब लोग इकट्ठे होकर हल्ला गुल्ला मचा देते हैं कि क्या सब लोगों को हैरान करना है तुमको। तो उसको तो दिमाग में तो वो भी समझता है कि इनकी बात सही है, मेरी बात गलत है, लेकिन कानून की वजह से मैं ये सब कर रहा हूं, तो वे चले जाते हैं वापस, और कुछ लोगों को नहीं हैरान करते। वो देखते हैं कि यहाँ तो लोगों का तो पूरा संगठन है, और पूरा गांव इनके पीछे खड़ा है, तब सरकार का आदमी ज्यादातर तो उसको हैरान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मुझे कहने का है। तो मैं ये कहना चाहता था
कि जो भी मॉडर्न अमेनिटीज के नाम से हमारे पास रहस्यमय होके हमारे पास बेचने के लिए आते हैं, वो भी चीज हम बना सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि गांव में नहीं बन सकती। मेरा कहने का मतलब वही था। फिर हमको तो करना है ग्राम स्वराज, गांव में ही सब कुछ पैदा हो जाए और गांव सुखी रहे, गांव के ऊपर किसी का कंट्रोल न रहे। उसके लिए और भी चीजें चाहिए। हमको सेंद्रीय खातर बनाएंगे तो गांव में जितना भी जमीन है उसमें सब जमीन में पूरा सेंद्रीय खाद मिल जानी चाहिए। तो खाद मिलने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए वो प्लानिंग करेंगे, और कुआ कचरा उसमें से एग्रीकल्चर वेस्ट में से कितना अच्छा खाद बन सकता है, उसमें कितने लोग लग सकते हैं, उसकी कितनी वैल्यू बन सकती है। अगर हम वो सब निकालेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में से दूसरे आदमी को लाना पड़ेगा काम करने के लिए, इतनी रोजगारी पैदा उसमें से होगी। क्योंकि कपड़ा बनाएंगे, वो बनाएंगे, तेल बनाएंगे, जो कुछ हो वो सब बनाएंगे, खाद बनाएंगे, पशुपालन को अभी हमको बढ़ावा देंगे। दूध सबको चाहिए, अच्छी तरह दूध चाहिए, गाय बैल पालेंगे तो उसके लिए कुछ चारा चाहिए। तो वो सब हम जब करने लगेंगे सामूहिक ढंग से तो उसमें से बहुत से रास्ते नए नए खुल जाएंगे। अभी क्या होता है कि मैं अपना खुद का करता हूं और आप अपना करते हैं और हमारा दोनों का संपर्क भी नहीं है अच्छी तरह से, या तो इस भाव ईर्षा दिखाई का है कि आप मुझसे बड़े हो गए तो मुझे ईर्षा होती है। गांव में ऐसा है, हो गया है, तो ये तकलीफ है। और उसका पहला जो इनर्शिया है, जो जड़ता है, वो जड़ता पहले तोड़नी पड़ेगी। खुद गांधी जी ने लिखा है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गांव वाले अपनी स्थिति अच्छी करने में सम्मति नहीं है, उनको दिल ही नहीं होता है कि हमारी स्थिति को अभी होता है, क्योंकि उसको आत्मविश्वास नहीं है। इतनी हताशा छा गई है हमारे गांव में कि उसमें से कोई ऐसा सोचता ही नहीं है कि इसमें से स्वर्ग जैसा सुख इसमें से मिल सकता है और हम गांव को नरक में से स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसा गांव हम बना सकते हैं, ये हमारी दिमाग में बैठता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। खुद गांधी जी का वाक्य, मैंने ग्राम स्वराज नाम की एक पुस्तिका है, नवजीवन प्रकाशन है, हिंदी में भी मिलता है। कल इधर नहीं मिला, खत्म हो गया है, यहाँ हमारा स्टोर है ना, आपके पास उपलब्ध है। ग्राम स्वराज बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें एक वाक्य में मैंने पढ़ा कि इसमें कुछ तकलीफ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गांव वाले अपनी स्थिति सुधारने के लिए तैयार नहीं है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। खुद गांधी जी ने लिखा है इसमें। तो मॉडर्न अमेनिटीज में जो भी हो सकता है वो सब कुछ आ जाना चाहिए। अभी मैंने एक थोड़ा सा वो भी स्टडी किया कि टेलीफोन का सब तंत्र इंडिपेंडेंटली गांव में बिठा सकते हैं हम, उसमें कुछ नहीं है। एक छोटी सी किताब आईटीडीजी ने निकाली है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप। ईएफ सुमाकर की बात कोई भाई कल शाम को बोल रहे थे ना, वो ईएफ सुमाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इकोनॉमिक एडवाइजर था। उसने फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ नहीं बना। जवाहरलाल नेहरू ये बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाना चाहते थे और ये भाई सुमाकर है वो गांवों की स्थिति सुधारना चाहते थे। तो उसको अच्छी तरह उसका संबंध नहीं रहा और उसने छोड़ दिया अपना पद और इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जाके इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप ऐसी एक संस्था बनाई। वो संस्था के साथ मेरा काफी अच्छा संबंध रहा है। तो वो संस्था बहुत अच्छी किताबें निकालता है, छोटा छोटा टेक्नोलॉजी का काम कैसे डेवलप गांवों के लिए करना। तो उसमें टेलीफोन का सब तंत्र गांव में हम किस तरह से बना सकते हैं। और इंडिपेंडेंट सरकार की हमको कोई जरूरत नहीं, सरकार की एक दो लाइन होगी खत्म हो गया, बाकी हर एक घर में टेलीफोन आपको रखना है और कुछ भी किराया नहीं, तो उसमें कोई खर्चा है ही नहीं। आपको ताज्जुब भी होगी कि ये अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ चलता है एक दो बैटरी के ऊपर, बाकी टेलीफोन का कोई खर्चा होता ही नहीं है। ये एक दफा बिठा दिया आपने और वो साधन कैसे बनाना उसमें सब कुछ वो दिया गया है कि ऐसे ऐसे साधन हम कैसे बना सकते हैं। कुछ अभी हमारे गांव में भी टेलीफोन तो है, हम इस्तेमाल भी करते हैं। 500 रुपया सरकार वो महीने का या 2 महीने का उसका किराया लगा देती है, हमको देना भी पड़ता है। तो फिर इंडिपेंडेंट होना है हमको ग्राम स्वराज के तौर पर, तो हम ऐसी कोई व्यवस्था बना सकते हैं। फिर रेडियो स्टेशन भी गांव का हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे रेडियो स्टेशन मिलते हैं और यूरोप में सब जगह रेडियो स्टेशन हर गांव में होता है। इतना ही नहीं, एक एक गांव में 3-3 रेडियो स्टेशन होता है। बहनों का अलग, किसानों का अलग, सामाजिक संस्थाओं का अलग
इस तरह का रेडियो स्टेशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी उसको दे दी जाती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी, और एक आदमी घर पे बैठा बैठा वो रेडियो स्टेशन का संचालन करते हैं। समझो कि मुझे गांधी जी का विचार फैलाने के लिए मुझे रेडियो स्टेशन करना है तो मैं कर सकता हूं। इसमें ऐसी जोगवाई यानी प्रोविजंस दुनिया के सब देशों में है, हिंदुस्तान के अलावा। हिंदुस्तान में ही एक गुलामी है कि हम रेडियो स्टेशन नहीं स्थापित कर सकते और सरकार का एकाधिकार उसके ऊपर है। बाकी ये रेडियो स्टेशन हो जाएगा तो आजादी बचाओ आंदोलन का काम बिल्कुल तेजी से फैल जाएगा, हर गांव में ये बन सकता है। उसमें कोई इतनी, और रेडियो स्टेशन डोनेशन में दे रही ऐसी कोई संस्था है जर्मनी में और कोई जगह, जिसको भी ऐसा छोटा रेडियो स्टेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसको वो दान में देते हैं, पूरा रेडियो स्टेशन। कितने, हाँ तो यही तो बात करता हूं ना मैं। हाँ, यही तो मैं बात करता हूं। मैं आज से 25 साल पहले इजराइल गया था तो वहां बस में मैंने सबके पास वो मोबाइल फोन देखा, ड्राइवर के पास, हर एक बस का ड्राइवर के पास मोबाइल फोन था और वो उनके मालिक के साथ वो बात कर रहा था। वो पूछ रहा था उसका मालिक टेलीफोन करके कि भाई गाड़ी किधर है, खाली कर दिया नहीं, बस किधर पहुंची है, आप किधर अभी पहुंचे हो, तो वो उसके ऊपर कंट्रोल रखता था। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और टेक्नोलॉजी तो सब जगह, तो ये मुझे भी लेना है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पड़ गया। तो यहाँ आके मैंने तलाश किया तो ये साधन वगैरह तो मिल जाता है तुरंत, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं थी। लेकिन होम मिनिस्ट्री का लाइसेंस चाहिए, भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री का। अगर मुझे वो उस वक्त का जो ऐसा आज के मुताबिक का वो नहीं था मोबाइल कि दुनिया भर में आप बात कर सकते हैं, सिर्फ आप घर के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं, बस एक ही जगह। अब ये एक ट्रांसमिशन सिस्टम जैसा था। हाँ, तो वो घर के साथ आप संपर्क बना रख सकते हैं और अपनी गाड़ी में वर रख सकते हैं, कहीं भी से घर के साथ संपर्क रखे। उतना काम, उतनी छूट देने में सरकार तैयार नहीं थी। उतनी छूट देने में 2 लाख रुपए की घूस देनी पड़ती थी, तो मैंने छोड़ दिया कि ये हमारा काम नहीं है। दिल्ली में अभी हर एक के हाथ में आ गया और सरकार की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी मैंने एक टाटा का एक मोबाइल फोन लिया, लोकल मोबाइल, राजकोट सिटी में चल सकता है ऐसा मोबाइल। उसमें से इंटरनेट हो सकता है, फैक्स हो सकता है, सब फैसिलिटी उसमें SMS आ सकता है, सब फैसिलिटी है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने बोला क्यों? मैंने बोला क्यों? उसने बोला सरकार ने मना कर रखी है, लेकिन हमारा एक्सचेंज में तो सब फैसिलिटी, जब भी सरकार छूट देगी तो हम एक्सचेंज में एक स्विच ऑफ है वो ऑन कर देंगे, तभी आपके इंस्ट्रूमेंट में भी सब फैसिलिटी है, तभी आपको ये सब फैसिलिटी मिल जाएगी। तो मैंने बोला सरकार क्यों मना कर रखी? तो यही तो हैरानी है ना। तो सरकार को लोगों को फैसिलिटी नहीं देना है, वो लोगों की दुश्मन है, वही तकलीफ है। तो वो तो है ही तो है, लेकिन जब भी हम गांव में कुछ न कुछ शक्ति बढ़ा सकेंगे आंशिक तौर पे, थोड़ा थोड़ा करके, समझो कि कपड़ा पैदा कर लिया हमने गांव में, तो गांव में भूखे नहीं लोग रहेंगे, उसमें थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, खाने पीने का सबको मिल जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ क्रियात्मक काम कर सके, सृजनात्मक काम कर सके, इस दिशा में उसका दिमाग दौड़ने लगेगा। आज उनके दिमाग में जो हताशा है वो जब से उसको अच्छी तरह खाना पीना मिल गया उसके बाद उसको निकल जाएगी, फिर वो सोचने लगे कि मेरा घर कैसे ठीक कर सकता हूं। तो उस दिशा में सब लोग सोचने लगेंगे, तो ये ऐसी बातें ये आविष्कार भी होते रहेंगे, नई नई बातें आ जाएंगी, नई नई बात सीखने लगेंगे, ये सब होने लगेगा। तो ये रेडियो स्टेशन वगैरह कुछ ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। जैसे हम आटा चक्की चलाते हैं गांव में, पहले वो भी नहीं थी तो तब वो नई बात थी ना, अभी सब लोग आटा चक्की चला सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। वैसे ही रेडियो स्टेशन चला सकते हैं, पावर हाउस चला सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। सब लोगों को वो टेक्नोलॉजी आत्मसात हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो जो जहां भी रेडियो स्टेशन ऐसे चल रहे हैं वो भी मैंने देखे ही, तो वो जब डोनेट करते हैं तो उसमें कुछ इतना ही साधन है, उसमें कोई बड़ा साधन नहीं है, एक सूटकेस में आ जाता है और फिर वो उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह से चलाना है। सिर्फ तकलीफ सरकार के पास है। तो वो सरकार के ऊपर लोकसभा में बहुत दबाव आया था कि ये रेडियो स्टेशन क्यों रखा है आपने अपने हाथ में, वो भी डिसेंट्रलाइज कर दो और प्राइवेटाइज कर दो। तो उसने प्राइवेटाइज कर दिया, बहुत प्रेशर आया तो, लेकिन उसने ऐसा प्राइवेटाइज किया कि जिसको भी रेडियो स्टेशन करना है 50 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा इधर,
ऐसा प्राइवेटाइज किया है। अभी मैंने राजीव भाई के साथ बात किया तो इसमें इस दिशा में कुछ सांसदों को कुछ किया जा सकता है लोकमत पैदा करने के लिए कि भाई डिसेंट्रलाइज कर दो इसको। तो शिक्षा के बारे में गांव में ही सब शिक्षा अच्छी तरह होगा, सरकार का कोई शिक्षक नहीं होगा, गांव में ही सब शिक्षक होंगे, गांव ही उसको पगार देगी या तनख्वाह देगी, इस तरह की सब व्यवस्थाएं हमको सोचनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने वो भी लिखा है कि हर एक गांव में बगीचा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, नाट्य घर होना चाहिए, ये भी गांधी जी ने इस किताब में लिखा है। तो वो तो कहां तक गए, तो इसका मतलब ये है कि सब सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते हैं। नहीं कि अब जो गांव चल रहे हैं उसमें उसको खाने का मिल गया तो ग्राम स्वराज हो गया। ग्राम स्वराज का मतलब है अच्छी तरह सब सुविधा, आधुनिक जमाने की सुविधाएं भी उसको उपलब्ध हो, लेकिन बहुत दूर दूर से न आती हो, उसका मतलब था। लेकिन वो भी बात सिद्धांत की बात थी, उसमें व्यवहार में कुछ न कुछ तोड़जोड़ करने के लिए गांधी जी तैयार नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी ने एक जगह ऐसा भी लिखा है कि आप चमड़ा एक्सपोर्ट क्यों करें, आपका चमड़ा हिंदुस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड से अच्छी मशीनरी इंपोर्ट करो, उसमें से सब चीजें बनाओ, सूटकेस बनाओ, पर्स बनाओ, जो कुछ बनाना है बनाओ और फिर एक्सपोर्ट करो वहां तक, उसमें स्वदेशी को कोई बाधा नहीं है। ऐसा भी गांधी जी ने एक स्वदेशी के बारे में आर्टिकल लिखा, उसमें यह सब लिखा है। तो गांधी जी ये भी उसने वही आर्टिकल में वो भी लिखा है कि अगर आप घड़ी नहीं बना सकते तो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करो, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं बना सकते है तो, लेकिन बना सकते हैं तो बना लेना चाहिए। लेकिन मतलब यह है कि गांधी जी काफी फ्लेक्सिबल थे इस बारे में, ऐसा नहीं है कि वो जड़ थे। तो स्वदेशी की बात यह है कि जहां तक हो सके गांव में उत्पादन होना चाहिए, लेकिन कोई चीज ऐसी है कि गांव में नहीं बन सकती है, बाजार में मिलती है तो हम ले सकते हैं और हमारी फैसिलिटी के लिए जरूरी है। तो और ऐश आराम करने के लिए ये गद्दी पर पड़े रहने के लिए चाहिए तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारी सुख सुविधा के लिए अगर कुछ चाहिए तो हम ले भी सकते हैं, उसमें गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारा ग्राम स्वराज एकदम आधुनिक किस्म का ग्राम स्वराज हो सकता है आज के जमाने में, जहां टेक्नोलॉजी बहुत सी उपलब्ध है, तो हमको वो सीख लेनी है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये ऐसा ग्राम स्वराज मुझे बिल्कुल व्यावहारिक लगता है और कुछ लोगों को नहीं लगता है। मुझे व्यावहारिक इसलिए लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं और कुछ टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा दिमाग कुछ चलना चाहिए, हम सीख सकते हैं, ऐसी चीजें हैं, इसलिए मुझे लगता है। और बाकी लोगों को लगता है कि ऐसा तो कैसे हम सीख सकते हैं, वो सोलर सेल हम कैसे बना सकते हैं, तो बहुत तकलीफ की बात है। मुझे लगता है कि सोलर सेल में कुछ नहीं है, स्क्रीन प्रिंटिंग के प्रोसेस है, दूसरा तो कुछ नहीं, उसमें से बन जाएगा। तो अभी बनने लगेगा तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि ये तो बनने लगा, छोटे छोटे लोग बनाने लगे सोलर सेल वगैरह, तब तो गांव में लगते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज पावर का उत्पादन करता है। तो ये मेरी थोड़ी 2-3 बात ग्राम स्वराज के बारे में मुझे बोलना था। सीमेंट हम बना लेंगे, चूना बना लेंगे, ये फ्लोरिंग टाइल्स, रूफिंग टाइल्स, जितना भी चाहिए हम वहीं बना लेंगे। और मैं समझता हूं कि ये इतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप लोग मानते हैं, क्योंकि आपने वो देखा नहीं इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन इसका छोटा स्वरूप अगर बन गया तो वो बहुत आसानी से ये सब गांव में बनने लगेगा। और अभी सीमेंट प्लांट जितने चल रहे हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कोई मैट्रिकुलेट नहीं है, सब अनपढ़ लोग वो चला रहे हैं। उनको मालूम है कि कितना टेम्परेचर इसमें होना चाहिए, किस तरह से इसको भट्टी पक गई मान लेते हैं, किस तरह से उसको डिस्चार्ज करना है। ये जो भी ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर लेवल के, जो बनाने में सचमुच उनकी सच्ची भूमिका है, वो उनको तनख्वाह भी 3-4 हजार रुपया वाली होती है, वो मजदूर में ही आ जाते हैं और वही सब काम करते हैं। उसको भी मालूम है कि ये कैसे बनता है, उसको सचमुच में मालूम है। तो मेरी ऑयल मिल में जो काम करते हैं ये छोटे लोग होते हैं, मैंने बता दिया कि ये किसान लोग हैं और उनको सब टेक्नोलॉजी मुझसे ज्यादा मालूम है कि इसको तेल इस तरह से निकाला जाता है। तो सभी बातों में फिर वो टायर बनाने की फैक्ट्री है या कुछ भी बात, टेक्नोलॉजी आत्मसात हो गई, उसके बाद पढ़ाई क्या है उसकी बात बाजू में रह जाती है
और वो टेक्नोलॉजी उसको अच्छी तरह से ग्राह्य हो जाती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है, हृदय में बैठ जाती है, और वो आदमी उसका एक्सपर्ट बन जाता है वो चलाने में, उत्पादन करने में। तो ऐसा नहीं है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते, कर तो सब सकते हैं, लेकिन वो सीखने में काफी दिक्कत रहती है, और भी इसको जोड़ने में, उसको कोऑर्डिनेट करने में काफी दिक्कत पड़ती है। समझो कि हमको एक गांव ऐसा तैयार करना है, तो आसान बात नहीं है। एक गांव सबको एक ही तरीके से सोचने लगे तभी तो यह संभव है। तो एक तरफ एक ही तरीके से सोचने लगे, ऐसा गांव अगर हमको बनाना है तो कोई न कोई आदमी उधर ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण त्यागी है, उसको कुछ नहीं चाहिए, गांव के लिए आजीवन सोचता रहेगा, आजीवन काम करता रहेगा, तभी लोग उसकी बात सुनेंगे और मानेंगे, और तभी कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लड़त करना है, सरकार के सामने कुछ बोलना है, हल्ला गुल्ला करना है, या एसोसिएशन करके कुछ रिप्रेजेंट करना है और सरकार के सामने खड़े रहना है, तभी लोग खड़े रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए हर गांव में कोई न कोई ऐसा आदमी होना चाहिए। मैंने इजराइल में जो देखा उसका मैंने वर्णन किया, तो इजराइल में हर गांव में ऐसा एक आदमी मुझे मिला कि हर गांव में एक आदमी ऐसा था जिनको अपने परिवार के लिए कुछ चिंतन मनन नहीं करना है, वो सिर्फ गांव के बारे में सोचेगा, गांव के बारे में करेगा, और पूरे दिन तक वो गांव की चिंता करेगा। तो इस तरह से हम अगर पूरा गांव बनाएंगे तो अच्छी तरह से हम अपना ग्राम स्वराज पा सकेंगे और भुगत सकेंगे, और हमारी एजुकेशन की शिक्षा हो तो हमकी बस भी व्यवस्था हम खुद रखेंगे, हमारे बच्चों कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, तो वो सरकारी बस में क्यों जाएंगे, हमारी बस रख सकते हैं गांव में। इजराइल में हर गांव में अपनी अपनी बस होती है गांव की ही, और अपनी वो गांव की बस होती है, तो बोलते हैं चलो अभी बच्चों को प्रवास करवाना है, तो बस तो अपने घर की ही है, तो वो लेके जाते हैं सब बच्चों को और घुमा के लाते हैं। और सब गांव के लोग सोचते हैं चलो हम शहर में जाके खरीदी करने के लिए जाना है, तो उसमें ही सब चले जाते हैं अपने, और सोचते हैं कि भाई जिसको जिसको जाना है चले जाना और इधर पहुंच जाना, इधर से बस चालू होगी इतने बजे, तो कुछ टिकट नहीं, कुछ नहीं, गांव ही गांव में सब, और टिकट भी रखा है तो गांव में ही रहेगा। इस तरह के बहुत सी स्कीम हम बना सकते हैं गांव के लिए, और गांव एक समृद्ध एकम हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, एक समृद्ध इकाई। तो मुझे जो बात कहना था मैंने तो वैसे तो कर दिया, कुछ प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए राजू भाई जिससे उससे भी ज्यादा त्यागी आदमी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे जैसे आदमी वो काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम गृहस्थ आदमी हैं, धंधा लेके बैठे हुए हैं, और हम बोलेंगे कि आप त्याग करो पूरे गांव के लिए, तो वो बोलेगा आप पहले अपना कुटुंब छोड़ दो लेकिन राजू भाई बोल सकते हैं कि देखो भाई हमको हिंदुस्तान को ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, तो उसकी बात हम सुनते हैं, उनकी बात सुनने के बाद ही तो हम इसमें कुछ न कुछ शामिल हुए हैं। हाँ जी, हाँ, नहीं ऐसा है कि राजू भाई जैसे लोग जो बोलेंगे गांव में उसका कोई असर होगा, उसमें से कोई पकड़ लेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ग्राम स्वराज की एक ये गुलाबी कल्पना उनके दिमाग में बिछाना जरूरी है, तभी उसको लिए काम करने के लिए वो तैयार होंगे। उसको आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये सचमुच में हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम इधर बैठे हैं तो शिवदत्त ने बोला कि ये सब संभव नहीं है होगा, और कल परसों मैंने ही बोला कि ये संभव नहीं है, मैंने बोला ना कि ये संभव नहीं है, फिर ये सब लोग बोलने लगे कि ये तो संभव है, हम कर सकते हैं, वो इतना कर सकते हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि मेरी कैलकुलेशन गलत है, मेरा आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन सब लोगों का तो आत्मविश्वास है, तो उस तरह से आत्मविश्वास जगेगा। लेकिन पिक्चर होना जरूरी है, एक चित्र सामने होना जरूरी है, तभी आत्मविश्वास आएगा। ये जो छोटे छोटे यूनिट बना के चलाना चाहिए, जो आइडिया है ना, वो हम कहेंगे कि ये गांधी जी का है, ये वेलजी भाई ने कहा, राजीव जी ने कहा, तो हमें लगेगा ये शायद मुमकिन नहीं है। ये कापरा भी कहता है, जो साइंटिस्ट है, हमारा साइंटिस्ट भी कहता है, तो हमें लगता है नहीं ये शायद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। लेकिन कापरा है, टर्निंग बैक है उसका नाम, भूलिया त्याथी फरी गणिये, गुजराती में उसका वर्जन हुआ है। वो यही कहता है कि सारी सिस्टम वर्ल्ड की
छोटे छोटे यूनिट में अगर डिसेंट्रलाइज के तभी अच्छी तरह से चलते थे। शोषण से मुक्त होने के लिए इसके अलावा प्रैक्टिकल रास्ता है ही नहीं। सारे वर्ल्ड में सभी ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये मुमकिन नहीं है ऐसा नहीं, मुमकिन तो है ही। प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंटेबल हो ये सोचने की बात है, तो नामुमकिन का सवाल ही नहीं। और दूसरा ये कि आपने जो कहा ना, मुझे इतना चेंज की जरूरत लगती है कि ऐसा जरूरी नहीं कि 3000 का यूनिट बनाए, 4, 5, 6 गांव का एक यूनिट हो, ऐसा स्मॉल यूनिट हो तो ये सब इंडस्ट्री वाला बड़ा प्रोजेक्ट, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं बड़े बड़े सिटी नहीं होने चाहिए, मेगा सिटीज नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 3000 या 4000 की बस्ती वाला एक गांव का एक यूनिट हो, 5-6 गांव सराउंडिंग में उसका एक यूनिट हो, तो एक में एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, एक में मंदिर हो, एक में दूसरा हॉल हो, तो ये 4-5 विलेज कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं। गांधी जी का बेसिक पर्पज क्या था कि मैनेजेबल होना चाहिए, उस पर अपना पर्सनल डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ये बेसिक आइडिया है छोटे यूनिट का, सारे वर्ल्ड में यही आइडिया है, तो मुमकिन तो है ही। हमारे यहाँ मुमकिन इसलिए नहीं है कि पहले से ये सेंट्रलाइज बनाया गवर्नमेंट ने। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1950 में, तो ये सोचा था कि वो कुछ 650 जैसे जो रजवाड़ा था, पटेल ने बहुत मेहनत करके इकट्ठे किए थे, शायद ये सब फिर से बिखर जाएगा तो सेंट्रलाइज ही रखे। उस वक्त भी बहुत ही डिस्कशन हुआ था कि सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो सब सेंट्रलाइज करने का पर्पज यह था कि बांध के तो रखना ही है, ये सब अलग हो गया तो अभी 50 साल हो गए, अभी तो अलग होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अभी फिर से डिसेंट्रलाइज हो ही सकता है। बस ये कैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल हो, यही सोचने का बात है इसमें। एक स्पष्टता कर दूं कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ऊपर से कोई एक स्कीम बना के उसके ऊपर थोप दी गई, को 3000 का एक यूनिट या वो गांव में से ही निकल आएगा। वो गांव वाले सोचेंगे तो एक दिन में सब पूरा ग्राम स्वराज की समग्र कल्पना उसके दिमाग में तुरंत इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। समझो कि उसको गांव में ऐसा एक समझ में आ गया कि तेल हमारे बना लेना ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं होगा, लेकिन तेल बनने लग जाएगा। फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कुछ कपड़ा बनाने का कुछ हम करें, तो फिर हम कपड़ा बनाने लगेंगे, बाकी कोई चीज नहीं होगी। बिजली का तो वही का वही हाल होगा, लेकिन हम कपड़ा बनाने लगेंगे, अंबा चरखा चलाने लगेंगे, उसमें से कुछ आमदनी होने लगेगी, कुछ रोजगारी मिलती रहेगी, बेरोजगारी दूर होने लगेगी, इस तरह से कुछ न कुछ होने लगेगा। फिर ऐसी 2-3 चीजें अमल में आ जाए, उसके बाद लोग सोचने लगेंगे तो हम संपूर्ण हर एक चीज का क्यों न सोचे, और फिर सोचने लगेंगे, उसमें से कुछ विचार निकल आएगा कि चलो हम 3 गांव मिलके करें, या तो हम अपना खुद कर ले, एक अकेला गांव का कर ले, ये लोगों में से निकलेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लोग सोचेंगे, उसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ बाजू वाले गांव 3 गांव मिलके करेगा, ये बाजू वाला कोई अकेला गांव ऐसा करेगा कि हम अपना खुद का कर लेंगे। ऐसी नई बातें उसमें होगी, बहुत सी विविधता होगी उसमें भी। जैसे अभी इस चाचा ने बोला कि ऐसा आदमी खड़ा करना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है आदमी, लेकिन उस आदमी को जब ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये हो सकता है, तो उसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको। जब हम लोग उसको ऐसा ट्रेनिंग देंगे सब कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और उसमें एक नई दृष्टि आएगी। जब किसी को दृष्टि मिलती है तो वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला। जैसे कि राजू भाई ने सब कुछ मालूम किया है, एक कानून ऐसा है, ये लोगों को तकलीफ देता है, दिक्कत नहीं देता है, तो हम लोग राजू भाई की समझ में आया ऐसा हुआ है, तो राजू भाई ने हम लोगों को बताया, तो हम लोगों को दृष्टि आई। उसी तरह से ये होने वाला है, वो कर लेंगे हम, ये ऐसा गांव होगा, ग्राम स्वराज ऐसा होगा। वो जैसे कि एक टेक्निक है कुछ भी बनाने का, जब किसी को मालूम होता है तो उसको उसमें रुचि होती है कि मैं कर सकता हूं। तो ऐसी तरह से 10-12 टेक्निक जिसको एक आदमी को सिखाया जाए तो वो आराम से 10 गांव को मैनेज कर सकता है। इन्होंने तो बोला कि एक आदमी एक गांव के लिए चाहिए, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा सोचता एक आदमी 100 गांव कर सकता है, लेकिन वो टेक्निक जो है बनाने का, तो उसमें बनाना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसा बनाने का है, वो ऐसा बनाने का हो सकता है, कुछ भी दिक्कत वाला बात नहीं है। और हमारा भारत देश का ऐसा रहा है कि त्याग की वृत्ति हर एक में है, क्योंकि हम लोग सब प्रेम करते हैं आपस में, तो प्रेम और त्याग एक ही नाणे की 2 बाजू है, जिसमें त्याग है वो ही प्रेम कर सकता है, और त्याग करने की वृत्ति हम में है, इसलिए वो हो सकता है, कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं। लेकिन इसके लिए उस आदमी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और जो आदमी गांव के लिए काम करेगा उसको सब गांव संभाल सकता है, क्योंकि वर्षों से हमारी एक संस्कृति रही है, ऋषि मुनि हर गांव के लिए काम करता था, पढ़ाई का यानी कि गुरुकुल का किसी भी काम ऋषि मुनि करता था, तो हम लोग उस ऋषि मुनि को कोई अनाज देता था, कोई गाय देता था, सब लोग होता था। ये होने वाला है और होगा ही,
लेकिन एक दृष्टि चाहिए और उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, तो ये हो सकता है। धन्यवाद। ऐसा है, जो टेक्निक है वो सब जगह फ्री में मिलता है। आपको सजीव खेती करना है तो सिखाने वाला मुफ्त में सिखाएगा। आपको सेंद्रीय खाद बनाना है तो सिखाने वाला आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको पैसे के लिए काम करना है, पैसा बनाना है, तो सब जगह उसकी कॉस्ट लगती है। वो नॉलेज बहुत कीमती चीज है, ऐसा बोलेगा कि उसका कंसल्टेंसी फी लगेगी। लेकिन जब आपको समाज सेवा के लिए कुछ भी काम करना है तो सब चीजें मुफ्त में मिलती है। कोई भी टेक्निक, कहीं भी तकलीफ नहीं है। आपको टेक्सटाइल मिल लगाना है पूरा का पूरा और समाज सेवा के लिए लगाना है तो आपको मुफ्त में काम करने वाले कंसल्टेंट मिल जाएंगे। तो चलो भाई, मैं क्योंकि आपका पर्पस वो देख लेगा कि ये आदमी सचमुच में लोगों की सेवा करने के लिए काम करना चाहता है, तो उसको मुफ्त में मदद करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। इसलिए कोई चीज दुनिया में असत्य नहीं है। जितनी भी टेक्निक आपको चाहिए वो सब की सब मुफ्त में मिलती है। अब फॉरेन में तो बहुत मिलती है। फॉरेन में मैं बहुत जाता हूं तो फॉरेन में तो ऐसी चीजें बहुत मिलती है। जिसका भी कुछ इरादा ठीक लगा वो उसमें से अपने लिए खुद पैसा बना ले, उसमें भी उन लोगों को हर्ज नहीं है। लेकिन समाज के वजह से वो काम करना, समाज की दृष्टि से काम करने की उनकी कुछ भी तैयारी है तो वो लोग मुफ्त में बहुत सी चीज देना चाहते हैं। बहुत फॉरेन में ऐसा ट्रस्ट है और फाउंडेशन है, बहुत हजारों की संख्या में, और उसमें पैसा इतना पड़ा हुआ है कि वहां कहां डालना वही उनके लिए प्रॉब्लम है। तो वो सब मिलता है, नहीं मिलता ऐसा कुछ नहीं। और उसमें शुभ दृष्टि वाले लोग भी बहुत है। मैंने ये सीमेंट का मकान बनाने का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। हम मिट्टी का नहीं बनाएंगे, लकड़ी का भी बनाएंगे। जहाँ खूब लकड़ी तो लकड़ी। उनका सवाल था कि वेलजी भाई, हम ऐसा कुछ घर बना सकते हैं क्या कि जो भूकंप में भी सेफ रहेगा, परमाणु का अगर अटैक हो गया। हाँ, तो वैसे घर बनाने की दृष्टि देना है ना। हाँ, वही। हाँ, मैं मतलब मैं जो मेरे गुजराती वो समझता है, लेकिन जितना भी समझता है, ऐसा विनीत भाई ने बोला कि वही बात है, तो मतलब शायद आधा समझा आधा नहीं समझा, या तो फिर वो सवाल भी हो सकता है वैसा। नहीं, मैं समझ गया उसकी बात। मैं उसकी बात समझ गया हूँ। मैंने जो सीमेंट के मकान बनाना, सीमेंट के रास्ते बनाना, वो सब इसलिए बताया कि उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उसमें है। फिर उससे तो बस सब सहज आसान है। सबसे ज्यादा कठिन है वो भी हम कर सकते हैं, ये बतलाने का मेरा इरादा था कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है वो भी हम कर सकते हैं ग्राम स्वराज के तहत। लेकिन वही करना, वो कहना मेरा नहीं था। मतलब मेरा यह नहीं था कि हमको सबके जगह सब सीमेंट का रास्ता बनाना है हर गांव में और सीमेंट का ही मकान बनाना है, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा हम सोचे कि हम सीमेंट का मकान बनाएंगे, सीमेंट के रास्ते बनाएंगे और ऐसा ग्राम स्वराज सुख वाला, बहुत सुख सुविधापूर्ण सब कुछ कर देंगे, तो वो भी संभव है, ये बतलाने का मेरा इरादा था। लेकिन जो स्थानिक परिस्थिति के अनुसार जहां लाइमस्टोन नहीं मिलता है वहां हम वो बात छोड़ देंगे। तो चूना बना सकते हैं तो चूने में से क्या सबसे बढ़िया बन सकता है वो बात सोचेंगे। जहां खूब बहुत लकड़ी है तो लकड़ी का फर्श किस तरह से बनाया जा वो बात सोचेंगे। राजस्थान में होंगे तो वो पत्थर का ही सब छत बना देते हैं, तो वहां वो बात सोचेंगे। तो अलग अलग जगह पर जो स्थानिक परिस्थिति है और स्थानिक उपलब्ध क्या चीज है, उसमें से क्या अच्छी से अच्छी चीज बन सकती है, वो बात हम सोचने वाले हैं। हर जगह सीमेंट का एग्जाम्पल तो मैंने इसलिए दिया कि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा क्लिष्ट बात है, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, फिर भी वो भी बन सकता है, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। तो 3-4 दिन से हम लोग जो है इस दृष्टिकोण को देख रहे हैं और 4 दिन सुनने के बाद ऐसा हमें लगा है कि 2 चीज सामने आई है जो अच्छे लर्नेड लोगों ने बोला है, शंका और भय। अगर ये बात अपने छोटे उद्योगों को लेकर के, स्वास्थ्य की चर्चा को लेकर के, अगर गांव में तेल का ही प्रयोग करवाना चालू कर दें एक छोटे से उद्योग से कि भाई देखो बाहर का तेल लोगे बीमार हो जाओगे, गांव में एक घानी एक कार्यकर्ता लगा रहा है, सब लोग उस घानी का तेल लेने की गारंटी ले लें और स्वस्थ हो जाएं। अगर ये आत्मविश्वास लोगों में जग गया तो वही लोग अपने इन सारे कामों को कर देंगे कि भाई बाहर का तेल लेने से आदमी रोगी ही होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ये होता है, वो होता है,
उसको शंका और भय दोनों दे दो तो निश्चित रूप से काम आसान हो जाएगा। वेलजी भाई ने हमको ग्राम स्वराज के बारे में जो कल्पना दी है, निश्चित तौर से हमने सभी ने सोचना चाहिए और करना भी चाहिए उसको। लेकिन जो टेक्निक जो है वो लोकल जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा अपने अपने एरिया के हिसाब से। जो करों के बारे में उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बात है कि एक कर पे दूसरा कर, दूसरे कर पे तीसरा कर, ऐसा करके जो प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट ज्यादा थी, बिल्कुल सही बात है कि रोज मैं भी वही करता हूँ कि उसी काम में लगा हूं मैं। 4 दिन पहले राजू भाई ने जो बताया था कि आप एक कानून की लिस्टिंग बनाइए कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करती है, तो थोड़ा सा एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो नॉर्मल कायदे कानून है आपको तो मालूम है, जैसा रोज नाम सुनते हैं आप, इनकम टैक्स सुनते हो, सेल टैक्स सुनते हो, सेंट्रल एक्साइज सुन लिया, ऑक्ट्राइज सुन लिया, टोल टैक्स सुन लिया या रोड टैक्स सुन लिया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी जो टैक्स है उसमें काफी परेशानी होती है। अभी मेरे पास ये नागपुर से मैंने एक लिस्ट मंगाई है, उसमें करीब 75 नाम है टैक्सेस के नहीं, कानून के 75 है। मैं रखूंगा वहां पे, जिसको चाहिए वो जेरॉक्स कर सकता है, अलग अलग है। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सभी में टैक्स लगता है, लेकिन हर कोई कायदा ये बोलता है कि भैया रजिस्ट्रेशन करवाइए, रिन्यूअल करवाइए, तो ये फी भरिए, तो वो फी भरिए, तो ये भी तो हम पे टैक्सिंग ही है ना एक प्रकार का, ये भी तो टैक्सिंग है ना। तो ऐसे कौन से कानून है कि जो मेरे मतलब क्या, मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी, वो तुरंत मैंने मंगा लिया, तो अभी वो लिस्ट मेरे हाथ में मैं यहाँ रखूंगा। जाने के पहले जिसको भी ले जाना है, लिखना जाना है, या फिर किसी को बोल दे जेरॉक्स कर दे, कितना जेरॉक्स करना है, तो आप सब ले जाएंगे। इसमें 75 है। मैं वेलजी भाई जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमको ये दृष्टि दिया। धन्यवाद।